सभी व्यूवर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज हम जॉन वेबस्टर के रिवेंज ट्रेजिकल ड्रामा द डचेस ऑफ माल्फी के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करेंगे। द डचेस ऑफ माल्फी एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसमें अपर क्लास और लोअर क्लास के लोगों के बीच के संघर्ष को दर्शाया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले हम उसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं ड्रामा के डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो कैरेक्टर दिया गया है वो है फर्डिनेंड का। फर्डिनेंड जो कैलेब्रिया का ड्यूक है तथा डचेस का बड़ा भाई है। वह बुसोला द्वारा डचेस की हत्या कराता है। कार्डिनल वह फर्डिनेंड का छोटा भाई है। एंटोनियो इस ड्रामा का हीरो है। वह डचेस के महल का संचालक है तथा डचेस से विवाह करता है। डेनियल डी बुसोला यह इस ड्रामा का मेन विलन है। वह डचेस के घोड़ों का रक्षक है किंतु फर्डिनेंड के आदेश पर डचेस की हत्या करता है। बदला लेने के लिए वह फर्डिनेंड की हत्या करता है। डचेस ऑफ माल्फी ये इस ड्रामा की हीरोइन है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर दिया गया है वो जूलिया का है। वह कैस्ट्रोसियो की पत्नी तथा कार्डिनल की रखेल है। डचेस गुप्त रूप से अपने महल के संचालक से विवाह करके परिवार के सम्मान को कलंकित करती है। उसे दंड देने के लिए उसका बड़ा भाई फर्डिनेंड उसे बोसोला से मरवा देता है। जब बोसोला को उचित पुरस्कार नहीं मिलता तो वह फर्डिनेंड की हत्या करके बदला ले लेता है। अब हम आते हैं पार्ट 1 एक्ट 1 पर। तो स्टार्ट करते हैं। नाटक का प्रारंभ माल्फी के दरबार में होता है। एंटोनियो एवं डेलियो गहरे मित्र हैं। एंटोनियो इस नाटक का नायक है। फ्रांस में एक लंबा समय व्यतीत करने के बाद एंटोनियो वापस आया है। डेलियो एंटोनियो से फ्रांसीसी दरबार का वर्णन करने के लिए कहता है। एंटोनियो कहता है कि वह फ्रांसीसी दरबार की प्रशंसा करता है। उसके अनुसार इस राज्य में सभी अनुशासित हैं। उनके बुद्धिमान राजा ने सुधार का कार्य राजमहल से प्रारंभ किया। उनका राजमहल चापलूसों एवं भ्रष्ट लोगों से मुक्त हो गया। एंटोनियो सोचता है कि राजा का दरबार एक सामान्य झरने की तरह है जिसमें आम लोगों के लिए केवल शुद्ध पानी ही प्रवाहित होता है। लेकिन कभी भी अगर स्रोत पर ही जहर घोल दिया जाए तो जहरीला पानी पूरे राज्य को बीमार कर देता है। अर्थात यदि राजमहल बुराइयों से मुक्त नहीं है तो पूरे राज्य का पतन हो जाता है। फ्रांसीसी राजा अपने बुद्धिमान एवं ईमानदार मंत्रियों के सहयोग से एक सुदृढ़ सरकार बनाने में सक्षम है। ये मंत्री राजा को सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के विषय में बेहिचक सूचित करते हैं। यही काफी नहीं है कि राजा को बताया जाए कि क्या करना चाहिए, यह भी बताया जाना चाहिए कि बुराई को प्रारंभ में ही समाप्त करने के लिए क्या सावधानी करनी चाहिए। तभी बोसोला को वहां देखकर एंटोनियो उस पर टिप्पणी करता है। इस प्रकार एंटोनियो एक कोरस के रूप में प्रस्तुत होता है एवं पात्रों का परिचय देता है। बोसोला को देखकर एंटोनियो फ्रांसीसी दरबार का वर्णन करना छोड़ बोसोला के चरित्र के विषय में टिप्पणी करता है कि वह दरबार का एक क्रोधित व्यक्ति है। वह सभी गलत चीजों की आलोचना करता है किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह पवित्रता का पुजारी है। यह एक भारी विडंबना है कि जो बुरे कार्य वह स्वयं करना चाहता है किंतु उसे उन्हें करने का मौका नहीं मिल पाया तो अन्य लोगों पर व्यंग करता है जिन्हें वे बुरे कार्य करने का अवसर मिल गया। मौका मिलने पर वह भी अत्यंत ही कामुक, लालची, घमंडी, हिंसक एवं ईर्ष्यालु सिद्ध हो सकता है। वह अच्छी चीजों के विषय में इसलिए बात करता है क्योंकि उसे जबरदस्ती अच्छा बनकर रहना पड़ता है। बोसोला कार्डिनल से बातें करता है और कहता है कि बहुत कठिनाई के बाद यह मुलाकात संभव हो पाई है। उसने तो कार्डिनल की इतनी सेवा की है कि तिरस्कार के स्थान पर उसका स्वागत होना चाहिए। वह कहता है कि इतना बुरा समय आ गया है कि किसी की भलाई करने का कोई इनाम नहीं मिलता। कार्डिनल कहता है कि बोसोला अपने जरा से काम को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। बोसोला कार्डिनल को याद दिलाता है कि उसके कारण वह 2 साल जेल में रहा है जहां पर उसे कमीज के स्थान पर पहनने को 2 तौलिए दे दिए गए थे जिनके कंधों पर गांठें लगी हुई थी। फिर भी इनाम देने के स्थान पर कार्डिनल उसका तिरस्कार कर रहा है। बोसोला का दावा है कि वह किसी न किसी प्रकार अपना इनाम पा ही लेगा। जब महामारी फैलती है तो चीलों की दावत अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार बोसोला भी कार्डिनल के दुर्भाग्य के दिनों में लाभ प्राप्त कर लेगा। कार्डिनल आरोप लगाता है कि बोसोला बेईमान हो गया है। बोसोला कार्डिनल से पूछता है कि ईमानदार होने का क्या साधन है। वह अनेक लोगों को जानता है जो दूर दूर की तीर्थ यात्रा करके आए किंतु अपने अंदर की बुराई दूर न कर पाए क्योंकि वे अपने अहम को नहीं त्याग पाए।
यह सुनकर कार्डिनल बिना कोई उत्तर दिए चला जाता है। बोसोला टिप्पणी करता है कि शैतान कुछ लोगों पर हावी हो जाता है, किंतु यह आदमी तो इतना बदमाश है कि शैतान पर भी हावी हो जाता है। एंटोनियो बोसोला से पूछता है कि क्या कार्डिनल ने उसका कोई निवेदन अस्वीकार कर दिया। बोसोला एंटोनियो को बताता है कि कार्डिनल तथा उसका भाई फर्डिनेंड इस प्रकार के दुष्ट व्यक्ति हैं कि उनकी तुलना किसी पोखर के ऊपर बढ़ते हुए बेर के पेड़ से की जा सकती है। इनके फल केवल कीड़े मकोड़ों के खाने के काम में आते हैं, क्योंकि कोई मनुष्य इन फलों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार कार्डिनल तथा फर्डिनेंड किसी भले आदमी को इनाम नहीं दे सकते। ये तो केवल चापलूसों एवं दलालों का ही भला करते हैं। बोसोला इच्छा करता है कि यदि उसे इनका चापलूस या दलाल बनने का मौका मिल जाए तो वह एक जोंक की तरह इनके कान से चिपक जाएगा और इनका खून चूसता रहेगा। वह उस स्थान से तभी उठेगा जब उसका पेट पूरा भर जाएगा। वह चेतावनी देता है कि किसी भी व्यक्ति को भविष्य में उन्नति पाने की आशा में सेवा नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की स्थिति अभागे टेंटलस जैसी हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को क्षमा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब कुत्ते और चील अपना काम कर लेते हैं उन्हें इनाम मिल जाता है, किंतु एक सिपाही जब युद्ध में अपने पैर खो देता है तो इनाम में उसे केवल एक जुड़ी बैसाखी दे दी जाती है। बोसोला एक बहादुर सैनिक के दुर्भाग्य की चर्चा करता है। वह अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध में भाग लेता है और अपंग हो जाता है। शेष जीवन उसका शरीर बैसाखी पर झूलता रहता है। वह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में चक्कर काटता है। बोसोला दरबारियों की दुर्दशा पर व्यंग करता है कि उनकी स्थिति अस्पताल के मरीजों की तरह होती है, जहां पर एक व्यक्ति का सिर दूसरे व्यक्ति के पैरों पर होता है। संक्षेप में प्रत्येक बड़े व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति होता है। जब बोसोला चला जाता है, डेलियो एंटोनियो को बताता है कि बोसोला एक हत्या के आरोप में 7 वर्ष जेल में रहा है। कहा जाता है कि इस हत्या की योजना कार्डिनल ने तैयार की। एंटोनियो बोसोला के दुर्भाग्य पर सहानुभूति प्रकट करता है और कहता है कि उस व्यक्ति की इस प्रकार अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उसने सुना है कि बोसोला बहुत बहादुर है। असंतोष इस व्यक्ति की अच्छाइयों को नष्ट कर सकता है। अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए वह एक साधारण अनुभव का उदाहरण देता है कि बहुत ज्यादा सोने से ताजगी के स्थान पर थकान उत्पन्न होती है। यदि एक श्रेष्ठ व्यक्ति को लंबे समय तक असंतुष्ट रखा जाए तो उसके मन में नकारात्मक विचार उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं जैसे कि उन वस्त्रों में कीड़ा लग जाता है जिन्हें पहना नहीं जाता। घटनाक्रम पिछले दृश्य से जारी है। फर्डिनेंड, कैस्ट्रोसियो तथा सिल्वियो प्रवेश करते हैं, जबकि एंटोनियो एवं डेलियो पहले से ही वहां मौजूद। फर्डिनेंड कार्डिनल का भाई है तथा कैलेब्रियल ड्यूक है। फर्डिनेंड प्रतियोगिता के परिणाम के विषय में पूछता है। उसे बताया जाता है कि सबसे ज्यादा पदक एंटोनियो ने जीते हैं। फर्डिनेंड टिप्पणी करता है कि एंटोनियो डचेस के महल का प्रबंधक, डचेस फर्डिनेंड तथा कार्डिनल की बहन है। एंटोनियो की सफलता और पुरस्कार देने के लिए फर्डिनेंड उसे आभूषण देता है। फर्डिनेंड कहता है कि एंटोनियो एक अच्छा घुड़सवार है। एंटोनियो घुड़सवारी की प्रशंसा करता है। एंटोनियो के अनुसार घुड़सवारी एक श्रेष्ठ कला है। ट्रॉय के युद्ध में ग्रीक घोड़े के पेट से बहुत से बहादुर शूरवीर निकले थे। इसी प्रकार घुड़सवारी से शूरवीरता के गुण उत्पन्न होते हैं। संकल्प शक्ति का विकास होता है, जिससे श्रेष्ठ कार्य करने की क्षमता आती है। तभी कार्डिनल, डचेस कोरियोला तथा जूलिया आते हैं। डेलियो एंटोनियो से कहता है कि वह कार्डिनल के स्वभाव के विषय में बताए। कहा जाता है कि वह बहुत बहादुर है तथा मनोरंजन पर पैसा पानी की तरह बहाता है। वह युद्ध कौशल में प्रवीण भी है। एंटोनियो टिप्पणी करता है कि इस प्रकार की अनेक कहानियां कार्डिनल के विषय में बिना बात प्रचलित हैं। उसका वास्तविक स्वरूप वैसा नहीं है जैसा कि वह प्रतीत होता है। वह एक बुरे विचारों वाला ईर्ष्यालु पादरी है। उदाहरण के लिए उसके चेहरे पर बसंत का आगमन मेढकों की वृद्धि से अधिक कुछ भी नहीं है। अगर उसे किसी से ईर्ष्या हो जाए तो उसके विरुद्ध खतरनाक षड्यंत्र करके उसे नष्ट कर देता है। लोगों की कमजोरी जानने के लिए वह चापलूसों, दलालों की नियुक्ति करता है। सफल होने के लिए वह कोई भी साधन अपना सकता है। पोप बनने के लिए धार्मिक साधनों का सहारा न लेकर उसने खुलकर रिश्वत बांटी और सफल न हो सका। डेलियो एंटोनियो से फर्डिनेंड के बारे में भी पूछता है। एंटोनियो के अनुसार फर्डिनेंड एक भ्रष्ट हिंसक व्यक्ति है। उसका चेहरा तभी प्रसन्न होता है जब उसका दिल ईर्ष्या से भर जाता है। जब उसे किसी से घृणा होती है तो हंसने लगता है। अवगुणों में ये दोनों भाई जुड़वा हैं।
फर्डिनेंड दूसरों की कही बात पर विश्वास करता है, अदालत में सोने का बहाना करता है जिससे कि दूसरों की बात चुपचाप सुन सके। दूसरों के कहने पर किसी को फांसी व किसी को माफी दे देता है। डेलियो निष्कर्ष निकालता है कि फर्डिनेंड एक मकड़ी के समान है जो कानून को अपने जाल के रूप में प्रयोग करता है। जो जाल में फंस जाते हैं वह उनका शिकार कर लेता है। संक्षेप में ये दोनों भाई राक्षस हैं। एंटोनियो उनकी बहन डचेस की बहुत प्रशंसा करता है। एंटोनियो दावा करता है कि उनकी बहन माल्फी की श्रेष्ठ डचेस है। उसके चरित्र से सुंदरता, वफादारी तथा बुद्धिमत्ता का असाधारण संयोग उसकी बातें प्रसन्नता से भरी होती हैं। जब उसकी बात समाप्त होती है तो सुनने वाला सोचता है कि काश वह कुछ देर और बोलती। वह व्यर्थ बोलने में रुचि नहीं लेती है। बोलते समय वह सबके ऊपर इतनी मधुर दृष्टि फेंकती है कि हर एक का मन नाचने को होता है। सभी उसके सुंदर चेहरे की ओर आकर्षित होते हैं। उसके चेहरे पर वह अलौकिक सुंदरता है कि देखने वाले के मन में कोई बुरा विचार नहीं आ सकता। एंटोनियो विश्वास करता है कि डचेस के दिन रात श्रेष्ठ विचारों में व्यतीत होते हैं। उसके अनुसार सभी स्त्रियों को डचेस का अनुसरण करना चाहिए। डेलियो एंटोनियो पर आरोप लगाता है कि वह डचेस की अनावश्यक प्रशंसा कर रहा है, किंतु एंटोनियो का दावा है कि डचेस के गुण अद्वितीय हैं। वह सभी स्त्रियों के लिए आदर्श है। तभी कोरियोला एंटोनियो को बताती है कि डचेस ने उसे बुलाया है। इसी बीच फर्डिनेंड डचेस से बातचीत करना चाहता है। वह डचेस से बुसोला की सिफारिश करता है और चाहता है कि डचेस उससे घोड़ों की देखभाल के लिए नियुक्त कर ले। कार्डिनल एवं फर्डिनेंड के अलावा सभी चले जाते हैं। कार्डिनल पूछता है कि क्या फर्डिनेंड ने बुसोला को डचेस की जासूसी करने के लिए रखा है। वह चेतावनी देता है कि उसका नाम इस कार्य में नहीं आना चाहिए। फर्डिनेंड को लगता है कि एंटोनियो इस कार्य के लिए उपयुक्त हो सकता था। कार्डिनल का विचार है कि ईमानदार लोग इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। फर्डिनेंड बुसोला को एक सोने का सिक्का देता है। बुसोला पूछता है कि इस सोने के बदले में उससे क्या करना होगा। क्या फर्डिनेंड को किसी की हत्या करानी है। फर्डिनेंड उस पर आरोप लगाता है कि बुसोला सदैव खून बहाने के लिए तैयार रहता है। वह तो बुसोला को माल्फी के महल में रखवाना चाहता है। उसको केवल यह करना है कि डचेस पर निगाह रखे और सूचना दे कि कौन उससे मिलता है और किससे वह प्यार करती है। वह एक युवा विधवा है। फर्डिनेंड नहीं चाहता कि वह दोबारा विवाह करे। बुसोला चला जाता है। डचेस, कार्डिनल तथा कोरियोला प्रवेश करते हैं। कार्डिनल डचेस को सलाह देता है कि उनके पीछे वह बुद्धिमानी से कार्य करे। फर्डिनेंड कहता है कि एक विधवा होने के कारण डचेस सब कुछ अच्छी तरह समझती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई युवक उसे फुसला दे। वह आरोप लगाता है कि दोबारा विवाह वही स्त्रियां करती हैं जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता। डचेस यह कहकर विरोध करती है कि हीरे वही कीमती होते हैं जो अनेक जौहरियों के हाथों से होकर गुजरते हैं। फर्डिनेंड यह कहकर उसके तर्क को काट देता है कि इस विचार के आधार पर सभी वेश्याओं को सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। डचेस घोषणा करती है कि वह कभी शादी नहीं करेगी। कार्डिनल यह कहकर चेतावनी देता है कि इस प्रकार के वादे करते हुए भी अनेक विधवा चुपचाप विवाह कर लेती हैं। पहले पति का अंतिम संस्कार व दूसरा विवाह साथ साथ चलते हैं। फर्डिनेंड चेतावनी देता है कि दरबार भ्रष्ट लोगों से भरा हुआ है। यदि डचेस ने एक भी गलत कदम उठाया तो उसकी भयंकर बदनामी होगी। वह स्त्रियां चुड़ैल कहलाती हैं जो गुप्त रूप से प्रेम संबंध रखती हैं और अवैध बच्चों को जन्म देती हैं। डचेस कहती है कि उसके भाइयों की सलाह भयानक है। फर्डिनेंड अपनी बहन को चेतावनी देता है कि वह पाखंड करने का प्रयास न करे। उसके अनुसार यह सोचना मूर्खता है कि गुप्त रूप से कोई कार्य किया जा सकता है। वह पौराणिक गाथा का उल्लेख करते हुए वल्कन द्वारा महीन तार के जाल के बारे में बताता है। इस जाल में उसने अपनी पत्नी वीनस को युद्ध के देवता मार्स के साथ रंगरलियां मनाते पकड़ा था। फर्डिनेंड दावा करता है कि डचेस के गुप्त से गुप्त कार्य एवं विचार एक न एक दिन उजागर हो जाएंगे। अधिक अच्छा होगा यदि वह अपने भाई से कुछ भी न छुपाए। कार्डिनल चेतावनी देता है कि गुप्त विवाह का अंत कारागार में होता है। जब कार्डिनल चला जाता है, फर्डिनेंड एक कटार दिखाकर डचेस को डराता है। वह दावा करता है कि यह उसके पिता की कटार है जिस पर वह जंग नहीं लगने देगा। जाते समय वह डचेस को एक भ्रष्ट विधवा की संज्ञा देता है। डचेस दावा करती है कि जिस तरीके से उसके भाइयों ने उसे डराने की कोशिश की है, उसके मन में विवाह करने का संकल्प और भी अधिक मजबूत हो गया है।
जिस प्रकार खतरे में पड़े हुए लोग असाधारण साहस का परिचय देते हैं, वह भी खतरा उठाने के लिए तैयार है। वह इस बात की चिंता नहीं करती कि लोग कहेंगे कि पति का चुनाव करते समय वह अंधी हो गई थी। वह अपनी नौकरानी कैरियोला से कहती है कि उसे सभी रहस्य पता है, अतः डचेस का सम्मान अब उसके हाथों में सुरक्षित है। कैरियोला कहती है कि वह इस रहस्य को उसी प्रकार छिपाएगी जैसे कि जहर बेचने वाले अपने बच्चों से जहर छिपा कर रखते हैं। कैरियोला डचेस को सूचना देती है कि एंटोनियो आ रहा है। डचेस के निर्देश पर कैरियोला पर्दे के पीछे छिप जाती है। डचेस सोचती है कि जो पागलपन वह करने जा रही है उसमें केवल कैरियोला उसकी मददगार हो सकती है। एंटोनियो को देखकर डचेस एंटोनियो से वह सब लिखने को कहती है जो वह बोलेगी। एंटोनियो डचेस को सुंदर स्वामिनी कहकर संबोधित करता है। डचेस पूछती है कि क्या एंटोनियो उसे सुंदर मानता है और दावा करती है कि वह तो एंटोनियो के लिए ही सुंदर तथा युवा दिखाई देती है, क्योंकि एंटोनियो ने उसकी सारी चिंताएं अपने सिर पर ले ली हैं। डचेस कहती है कि अगर उसके पति होता तो वह इस चिंता से मुक्त हो जाती, किंतु वह एंटोनियो को अपनी चिंताओं की जिम्मेदारी देना चाहती है। वह एंटोनियो से पूछती है कि उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। एंटोनियो कहता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। वह वादा करता है कि वह डचेस के लिए एक अच्छे पति की खोज करेगा। फिर डचेस अपना सब कुछ उसे समर्पित कर सकती है। एंटोनियो के अनुसार यह विचित्र बात है कि डचेस में दोबारा विवाह करने की इच्छा नहीं है। तभी डचेस कहती है कि एंटोनियो की एक आंख लाल हो रही है। वह उसे अपनी अंगूठी देती है और आंख पर लगाने के लिए कहती है, जिससे लालामी दूर हो जाएगी। वह बताती है कि यह उसके विवाह की अंगूठी है। उसने कसम खाई थी कि केवल अपने दूसरे पति को ही देगी। एंटोनियो कहता है लेकिन अब तो डचेस ने यह अंगूठी उसको दे दी है। डचेस उत्तर देती है कि ताकि एंटोनियो सब कुछ ठीक तरह से देख सके। एंटोनियो छिपे हुए भाव को समझ जाता है और कहता है कि डचेस ने उसको अंधा कर दिया है। इस अंगूठी के अंदर एक राक्षस नाच रहा है। डचेस कहती है कि वह अंगूठी अंगुली में पहन ले तो राक्षस चला जाएगा। एंटोनियो डचेस के आगे झुक जाता है। डचेस कहती है कि अब उसे अपना स्तर उठाना चाहिए और एंटोनियो को अपने हाथ का सहारा देती है। एंटोनियो यह कहकर विरोध करता है कि वह महत्वाकांक्षी नहीं है। महत्वाकांक्षा तो एक प्रकार का पागलपन है। साधारण पागलपन दूर करने को रोगी को जंजीरों से बांध दिया जाता है और एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। यह पागलपन उन इमारतों में बढ़ जाता है जहां पर बहुत सारी रोशनियों की सजावट होती है। इन इमारतों में रहने वाले लोगों का पागलपन लाइलाज हो जाता है, जिसका दावा है कि वह इतना मूर्ख नहीं है कि डचेस के आशय को ना समझ सके। किंतु सर्दी दूर करने के लिए हाथों को जला लेना बुद्धिमानी नहीं है। डचेस दावा करती है कि एंटोनियो को यह नहीं पता कि विवाह के पश्चात उसे कौन सा खजाना मिलेगा। वास्तव में वह इतना मूर्ख है कि अपने गुणों को प्रदर्शित करना नहीं जानता। एक चालाक व्यापारी अपने बेकार सामान को सजावट की सहायता से बेच देता, किंतु एंटोनियो तो संपूर्ण गुणों का स्वामी है। एंटोनियो दावा करता है कि उसने सदैव अच्छाई की सेवा की है, किंतु कोई इनाम प्राप्त नहीं किया। डचेस दावा करती है कि अब उसे अच्छाई का पुरस्कार मिल रहा है। वह बताती है कि ऊंचे परिवार की लड़कियां विडंबना से पीड़ित होती हैं। उनके जीवन में अकेलापन होता है, क्योंकि उनके निकट आने का साहस किसी में भी नहीं होता। कोई भी उनके प्रति प्रेम व्यक्त नहीं कर पाता। मजबूरी में वे स्वयं अपने प्रेम का बखान करती हैं। एक स्वार्थी की तरह वे दो अर्थ वाले शब्दों को बोलकर अपना प्रेम व्यक्त करती हैं। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए वे पहेलियां पूछती हैं और स्वप्न सुनाती हैं। इस प्रकार उन्हें ईमानदारी का रास्ता छोड़कर पाखंड का प्रयोग करना पड़ता है। वह कहती है कि यदि एंटोनियो चाहे तो दावा कर सकता है कि उसने डचेस को हृदयहीन बना दिया है, क्योंकि उसका हृदय तो अब एंटोनियो के पास है और वहां पर उनके प्रेम का विकास होगा। वह पूछती है कि भय के कारण एंटोनियो कांप क्यों रहा है। उसे तो साहसपूर्वक प्रेम का स्वागत करना चाहिए। उसके सामने कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, एक जीती जागती सुंदर युवती खड़ी है। एंटोनियो के पौरुष को जागृत करने के लिए वह कहती है कि खोखली परंपराओं को निर्वाह करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना किसी संकोच के वह एंटोनियो को अपना पद स्वीकार करती है। एंटोनियो पूछता है कि इस विवाह के प्रति डचेस के भाइयों का क्या व्यवहार होगा। डचेस कहती है कि इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समय बड़े बड़े तूफान शांत कर देता है। तभी कैरियोला बाहर आती है और एंटोनियो डर जाता है। डचेस कहती है कि कैरियोला को वहां पर विवाह की पुष्टि करने के लिए छिपाया गया था। वकीलों का कहना है कि एक तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में किया गया विवाह वैध होता है। डचेस एंटोनियो से आग्रह करती है कि वह इसे सुहाग सेज पर ले चले
उसका सुझाव है कि जब तक उसके भाइयों का गुस्सा शांत ना हो जाए वे केवल बातें करेंगे और अपने बीच में एक नंगी तलवार रखेंगे। जैसा कि अलेक्जेंडर और लोडोविक की कथा में उल्लेख है, यह तलवार पवित्रता में सहायक होगी। लज्जा से वह अपना चेहरा छिपाना चाहती है। कैरियोला के अनुसार डचेस महानता अथवा भावनात्मक कमजोरी के कारण पागल की तरह व्यवहार कर रही है। यहीं पर एक्ट फर्स्ट पार्ट 1 समाप्त होता है। धन्यवाद। अगला हम पार्ट बहुत जल्द ही क्रिएट किया जाएगा और आप लोग उससे रूबरू होंगे।